नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगी। नरेंद्र मोदी का ऐसा खौफ कि राहुल गांधी सीधा सरेंडर मोड में आ गए हैं, आज आपको देखना चाहिए। महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी कांग्रेस के साथियों ने कैसे कांग्रेस की घनघोर बेइज्जती की है, आज इसका चैप्टर खोलूंगा। यूपी उपचुनाव में अखिलेश ने बीजेपी नहीं कांग्रेस को पटक डाला है। आरएसएस की जमीन और बीजेपी का मकान, महाराष्ट्र जीतने का तैयार हुआ कंप्लीट प्लान, आज इसका चैप्टर भी खुलेगा। मोदी, योगी और संघ, कांग्रेस का हरियाणा वाला हाल महाराष्ट्र में क्या होना तय हो गया है। इसके अलावा 15 लाख लोगों की जान का आफत बना दाना तूफान आ गया है। दुनिया का वो सबसे छोटा देश जहां 50 से भी कम लोग रहते हैं, आज उस देश में आपको लेकर चलूंगा। और दुनिया का सबसे महंगा स्कूल जिसकी फीस करोड़ों में है, सुनेंगे इसके बारे में तो हैरान रह जाएंगे। वो स्कूल, वो देश जिन्हें देखकर आप शॉक्ड रह जाएंगे, उनकी तस्वीरें, उनकी जानकारी भी दूंगा। लेकिन पहले जल्दी से दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला की पीएम मोदी से पहली मुलाकात। इससे पहले कल उमर अब्दुल्ला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी और अमित शाह से चर्चा की। दिवाली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी ने स्पेशल ट्रेन चलाने का टारगेट दिया था, जिसके बाद इस साल दोनों त्योहारों पर करीब 7,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्पेशल ट्रेनों के जरिए हर रोज करीब 2 लाख यात्री यात्रा कर पाएंगे। पिछले साल भी रेलवे ने त्योहारों पर 4,500 ट्रेनें चलाई। 2025 में प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले में आने वाला कोई भी श्रद्धालु भूखा नहीं सोएगा। योगी सरकार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और साधु संतों को मुफ्त राशन की सुविधा मुहैया कराएगी। इसके लिए मेला क्षेत्र में 160 राशन की दुकानें खोली जाएंगी और 2 लाख राशन कार्ड बनाए जाएंगे। पूरी योजना पर करीब 43 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में भंडारों का भी आयोजन किया जाएगा। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई पुलिस ने धमकी देने के आरोपी मोहसिन शेख को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। मोहसिन शेख ने कुछ दिन पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज भेजा था और सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देकर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। बाद में आरोपी ने उसी हेल्पलाइन नंबर पर माफी भी मांग ली थी। गुजरात के अहमदाबाद में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। यहां एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ठगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डीपी लगाकर ठगी को अंजाम दिया। इसके अलावा आरोपियों ने सीबीआई अधिकारी बनकर बात की और मनी लॉन्ड्रिंग का फर्जी केस बताकर बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट रखा। भारत पर झूठे आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें उनके ही देश में बढ़ती जा रही हैं। कनाडा में जल्दी ही ट्रूडो की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि अब उन्हीं की पार्टी के सांसदों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीएम पद छोड़ने के लिए 28 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रूडो की पार्टी के कुछ सांसद उनसे नाराज हैं, जिसके बाद ट्रूडो के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को आज जेल से रिहा कर दिया गया। बुशरा बीबी 265 दिन जेल में बंद रहने के बाद बाहर आई हैं। तोशाखाना केस में जमानत मिलने के एक दिन बाद बुशरा बीबी को आज अदियाला जेल से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद कोर्ट ने इसी साल 31 जनवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो दिन भर का रिवीजन हो गया। पाठशाला की पहली क्लास, मोदी का ऐसा खौफ कि राहुल गांधी सीधा सरेंडर मोड में आ गए। महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी कांग्रेस के साथियों ने कांग्रेस की कैसे घनघोर बेइज्जती कर दी। यूपी उपचुनाव में अखिलेश ने बीजेपी नहीं कांग्रेस को कैसे पटक डाला। सबसे पहले इसका जाए। नरेंद्र मोदी के विरोधी देश में हो या देश के बाहर हो, वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि पीएम मोदी को हालात बदल दिया, जज्बात बदल दिया वाला माहौल खड़ा कर देने ज्यादा टाइम नहीं लगता। और इसलिए लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की कुछ सीटें घटते ही मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ देने का नैरेटिव सेट करते
राहुल गांधी आज मोदी के ऐसे खौफ में जी रहे हैं कि कांग्रेस को सरेंडर मोड में डाल दिए। इसी गलतफहमी में चीन भी था, उसने एलएसी पर सैनिक भेज दिए। उसे लगा कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दबाव मिला देगा, लेकिन डिप्लोमेसी में चीन से टक्कर हो या चुनाव में राहुल गांधी से, नरेंद्र मोदी ने दोनों की गलतफहमी दूर कर दी। अब दोनों नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर मोड में। चीन कैसे लाइन पर आ गया, यह तो हमने आपको कल विस्तार से बताया। आज राहुल गांधी कैसे नरेंद्र मोदी के खौफ में सरेंडर मोड में जी रहे हैं, कांग्रेस को सरेंडर मोड में ले आए हैं, वो आपको देखना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे के सामने सरेंडर कर दिया, यूपी में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के सामने सरेंडर कर दिया, और झारखंड में राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन के सामने हथियार डाल दिए। एक तरह से राहुल गांधी ने सिर्फ सीटें ही नहीं, अपने कॉन्फिडेंस को भी सरेंडर मोड पर रख दिया है। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के हाथों ऐसा झटका लगा कि वो उससे उबर ही नहीं पा रहे हैं। आपको याद आ रहा है कि राहुल गांधी को आपने लास्ट कब मुखरता से बोलते देखा है? हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद खुद साइलेंट मोड में है और पार्टी सरेंडर मोड में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और यूपी उपचुनाव में राहुल गांधी ने कैसे सरेंडर कर दिया, आपको वो देखना चाहिए। और अभी बस इसकी वानगी बताता हूं, उसके बाद एक एक डिटेल आपको बताऊंगा कि जो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कमजोर बता रहे थे, आज कैसे सरेंडर मोड में। जैसे अगर आप देखें यूपी उपचुनाव, अगर इसमें आप देखेंगे तो चुनाव है 9 सीट पर, 9 सीट पर उपचुनाव है। 10 था लेकिन 9 पे हो रहा है। कांग्रेस ने कितनी मांगी? कांग्रेस ने मांगी थी भाई कि हमको 5 सीट दे दीजिए, हम 5 सीट पे लड़ लेंगे। सपा ने दी कितनी? दी कितनी? कहा गया कि भाई हम 2 दे देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, लेना है तो लो। अब फैसला क्या हुआ कि कांग्रेस लड़ेगी कितने पे? 0 सीट पे। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस लड़ेगी ही नहीं। और अभी आपको बताऊंगा कैसे अपनी इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस क्या क्या कहानियां बना रही है। अब आप देखिए इसी तरह से महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में कुल सीट है 288 जहां पर चुनाव होने। कांग्रेस ने मांगी कितनी थी? कांग्रेस ने मांगी थी 110 से 115 सीट, कि हमको इतना सीट दे दीजिए। और उसको मिली कितनी है? 85 सीट, 85। ये तो कांग्रेस का हाल करके छोड़ दिया है साथियों ने। इसी तरह से अगर आप झारखंड देखेंगे, झारखंड में चुनाव है 41 सीट पर। जेएमएम जो है, माफ कीजिएगा, जेएमएम लड़ रही है 41 सीट पर और कांग्रेस लड़ रही है 29 सीट पर। पिछले बार से भी कम सीट पर कांग्रेस इस बार लड़ रही है। तो जहां जहां चुनाव है कांग्रेस को सरेंडर करनी पड़ रही है अपनी सीट। आप सोचिए क्या ही हालत हो गई है कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी के राज में। वैसे तो कांग्रेस का चुनावी सिंबल हाथ है, लेकिन आज उसके हाथ में जो थमा दिया जाता है उसे उसी से संतोष करना पड़ता है। ये हालात बन गए। राहुल और कांग्रेस क्यों सरेंडर मोड में आ गए हैं? मोदी का कौन सा खौफ है, कौन सा डर है जो उन्हें सरेंडर मोड में ले आया है, यह आगे विस्तार से बताऊंगा। पहले देखिए कि राहुल की कांग्रेस ने घुटने टेके कैसे। महाराष्ट्र में कांग्रेस 110 से 115 सीट मांग रही है। इसके लिए कांग्रेस ने खूब माहौल बनाया था। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच भयंकर लड़ाई हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सीट शेयरिंग पर कांग्रेस गठबंधन तोड़ देगी, लेकिन 115 सीट से कम पर तो समझौता करेगी ही नहीं। लेकिन अब जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक कांग्रेस शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी ने 270 सीटों पर सहमति बनाई। इसमें से 255 सीटें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच बटेंगी। हर पार्टी के हिस्से 85 सीट आई, बाकी 15 सीटें इन्हीं 3 पार्टियों के बीच बटेंगी। इसके लिए अभी चर्चा ही चल रही है। 270 सीटों के अलावा जो 18 सीट बची वो गठबंधन के साथियों को देंगे। संजय राउत ने बताया कि समाजवादी पार्टी, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, सीपीआई और आम आदमी पार्टी को भी गठबंधन में शामिल किया जाएगा और बाकी बची 18 सीटें इन्हीं पार्टियों में दे दी जाएंगी। एक बार सुनिए सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या बताया, फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सेका होगी,
कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। हरियाणा चुनाव में पीएम मोदी से मिली हार से राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस इस कदर हिल गया है कि वो उस राज्य में भी सरेंडर मोड में आ गए जहां 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 4 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 13 सीट जीती थी। कांग्रेस ने 17 सीट पर चुनाव लड़ा था और 13 सीट यहां पर जीत ली थी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 76% का रहा था महाराष्ट्र में। शिवसेना यूबीटी ने 21 सीट पर चुनाव लड़ा और 9 सीट जीती। शिवसेना यूबीटी का स्ट्राइक रेट 43% रहा। लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आई तो उद्धव और शरद पवार कांग्रेस से बराबर की सीट बांटने में कामयाब हो। यानी राहुल गांधी ऐसे सरेंडर मोड में गए कि कांग्रेस का महाराष्ट्र में पलड़ा भारी होने के बावजूद कहे कि ठीक सरेंडर करते हैं सर। अगर आप लोकसभा चुनाव को विधानसभा वार बढ़त में देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस को सरेंडर करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि क्या स्थिति थी, कुल सीट कितनी है महाराष्ट्र में कुल सीट है 288। अगर आप लोकसभा परिणामों को अगर बदलेंगे, जो अभी लोकसभा के चुनाव में नतीजे आए थे महाराष्ट्र में, उसको अगर आप सीट वाइज बदलेंगे तो इंडी को बढ़त कितनी पे है? इंडी को बढ़त दिखती है 158 सीट पर। और अगर आप देखेंगे बहुमत का आंकड़ा कितना है? 145। 145 सीट पर तो बहुमत मिल जाता है। इसमें भी अगर आप तोड़ देंगे इसको, इंडिया अलायंस को, तो कांग्रेस को बढ़त कितने पे है भाई? कांग्रेस को बढ़त है 68 सीट पर। शिवसेना को है 57 सीट पर और एनसीपी शरद पवार वाली जो है 33 सीट पर। यह हाल के लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर आप विधानसभा सीट में कन्वर्ट करेंगे तो यह तस्वीर है। तो कांग्रेस इसमें 68 सीट पर लीड लेती दिख रही है, लेकिन उसको इन लोगों ने कहा कि नहीं 85 लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। शिवसेना को 57 सीट पे बढ़त है, लेकिन वो फिर भी छीन के 85 ले ली। एनसीपी को मात्र 33 सीट पे बढ़त है, लेकिन शरद पवार के सामने राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया, कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, उनको भी 85 दे दिया। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस हिल जाना। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की तीनों पार्टियों ने 85-85 सीटें आपस में बांटी। यानी गठबंधन में कोई भी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में नहीं है। इसलिए अगर इस गठबंधन की जीत हुई तो सीएम किस पार्टी का होगा यह अभी साफ ही नहीं है। जाहिर है जिस पार्टी के ज्यादा विधायक होंगे सीएम उसी पार्टी का होगा। इस पर एनडीए के नेता कह रहे हैं कि अपनी पार्टी का सीएम बनाने के चक्कर में इंडी गठबंधन की पार्टियां आपस में ही एक दूसरे के विधायक को हराने की साजिश रचेंगी। एनडीए नेताओं के इस आरोप में दम इसलिए लगता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ऐसा कर चुकी है। हमने आपको सांगली लोकसभा सीट का उदाहरण भी बताया था, जहां कांग्रेस ने शिवसेना के लिए सीट छोड़ी और पर्दे के पीछे से अपने बागी नेता को निर्दलीय बनाकर जितवा दिया। एक बार सुनिए, पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम यही बात कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन सीएम बनने के चक्कर में ही डूब जाएगा। क्या मेरा ऐसा अनुमान है, मेरा ऐसा अंदाज है कि जब सीट शेयरिंग हो जाएगी, सबके उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे, नॉमिनेशन हो जाएंगे, तब उसके बाद ये तीनों पार्टियों के नेता इस प्रयास में लगेंगे कि किस पार्टी के विधायक कैसे कम होने चाहिए। क्योंकि शरद पवार जी ने फार्मूला दे दिया है कि जिसके ज्यादा आमदार होंगे वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, यानी उसका उस पार्टी का चेहरा जो वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो कांग्रेस में तो 12 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उबाठा में स्वयं उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और वो कटोरा लेकर के दिल्ली में दर दर भटके कि भाई मेरा नाम घोषित कर दीजिए। आखिरकार कांग्रेस ने उनके सामने उनको घास नहीं डाली। अब हालात यह है कि तीनों पार्टियां एक दूसरे के विधायक के, आमदार के उम्मीदवार को हराने में लगेंगे। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में तो खुद से ही सरेंडर कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव ने राहुल से सरेंडर करवा लिया। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि वो बहुत जल्दी हवा में उड़ने लगती। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें आई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सहारे कांग्रेस को 6 सीटें क्या मिली। कांग्रेस को लगने लगा कि अब तो बस राहुल ही राहुल है। राहुल गांधी को जननायक से लेकर चाणक्य तक पता नहीं क्या क्या कांग्रेस ने बता दिया और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने बता दिया। इसी हवाबाजी में कांग्रेस ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। अखिलेश यादव कहते रहे कि भाई कुछ सीटें दे दो, भाई कुछ सीटें दे दो, लेकिन कांग्रेस ने अखिलेश को भाव ही नहीं दिया कि हटो सटो मत। केजरीवाल भी सीट शेयरिंग की बात करते रह गए हरियाणा में, लेकिन कांग्रेस तो अलग 7वें 8वें 9वें आसमान में थी कि अब राहुल जी रुकने वाले हैं
तुम लोग पीछे रहो। केजरीवाल का कोई जनाधार है ही नहीं कह के केजरीवाल को साइड लगा दी। यह हाल कांग्रेस का तब था जब वो लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव हारी थी, लेकिन लोकसभा में कुछ सीटें क्या बढ़ी, कुछ सीटें बढ़ी। राहुल गांधी ने मान लिया कि वो तो लोकसभा चुनाव जीत गए। आसपास के लोगों ने पंप कर दिया कि अरे बॉस 99 आया है, आप तो तोप हैं, आप ही तो होप हैं। इसी हवाबाजी में कांग्रेस ने रीजनल पार्टियों को भाव देना बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस औंधे मुंह जमीन पर गिर गई, मुंह फूट गया। अब हालत यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को उद्धव और शरद पवार के सामने सरेंडर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। आप देखिए कैसी छीछा लेदर हुई है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की। यूपी उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस को 2 सीटें दी। 9 पे चुनाव है, बोले 2 लेना है तो लो। 2 सीट मिलने से उत्तर प्रदेश कांग्रेस में नाराजगी थी। कांग्रेस ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। बीजेपी को हराने के लिए सपा को समर्थन का वादा कर दिया। यूपी में सभी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी सपा। गठबंधन की राजनीति में यह सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अरे गजब है बॉस, बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने सभी 9 सीटें अखिलेश को दे दी। लेकिन यह कहना कांग्रेस की मजबूरी है बॉस, क्योंकि कांग्रेस के कुछ कहने से पहले ही अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया था। कल रात को ही सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने लिख दिया कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडी गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। यह देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बटने पाए। कल रात 11:11 पर अखिलेश यादव ने यह जानकारी ट्विटर पर डाल दी। इस अनाउंसमेंट पर कांग्रेस का रिएक्शन आज आया। शायद कांग्रेस को उम्मीद ही नहीं रही होगी कि अखिलेश ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि 2 सीट लेना है तो लो, नहीं तो निकल लो। अब सारी सीटें समाजवादी पार्टी कैंडिडेट उतार देगी तो कांग्रेस क्या ही कहेगी। अखिलेश यादव ने जो बयान कल रात जारी किया था उसको लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं लोग कि भाई अखिलेश ने सपा के सिंबल पर चुनाव की बात कही है, क्या अखिलेश मानते हैं कि कांग्रेस के सिंबल पर जीता नहीं जा सकता? क्या अखिलेश नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी उपचुनाव में प्रचार तक के लिए उत्तर प्रदेश आए? क्या अखिलेश ने जानबूझकर कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर जैसी मुश्किल सीट दी थी? क्या अखिलेश की प्लानिंग शुरू से यही थी कि कांग्रेस को एक भी सीट न मिलने पाए? हालांकि ये सारी चर्चाएं ही हैं, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक तरफा फैसला लिया उससे कांग्रेस की घनघोर बेइज्जती हुई। लोग वो मीम चला रहे हैं कि गजब बेइज्जती। कांग्रेस के पास कहने के लिए अब कुछ था नहीं, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि वो बीजेपी को हराने के लिए इंडी गठबंधन के कैंडिडेट्स का समर्थन करेंगे। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी क्या है। देखिए, वॉकओवर तो मैं नहीं कहूंगा, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि हमारी ताकत को एकजुट कर और एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त को सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है, जिसके चलते हुए हमारी ताकत ना ही बटे बल्कि सीट को जीतने के लिए जिस रणनीति की आवश्यकता है उसके चलते हुए ये निर्णय सहायक साबित होगा। अभी कुछ दिन पहले तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सबसे बड़ा चेहरा बता रही थी, किसी को सटने देने को तैयार नहीं थी। अब इसको समझ में आ रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए मुझे कुर्बानी देनी चाहिए, जबकि ये तो वो लोग हैं कि लड़ाई लड़ते थे, कुर्बानी देगा कौन? तू देगा कुर्बानी वाले लोग थे ये। अचानक इनको कुर्बानी सूझ गई। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर जो समझौता हुआ है वो कल रात ही फाइनल हुआ। कहा जा रहा है कि कल रात राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद ये सारी बातें तय की गई। लेकिन अंदर की खबर यह है कि अखिलेश यादव महाराष्ट्र में 12 सीटों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस को महाराष्ट्र में सपा को 12 सीटें देना मंजूर नहीं। महाराष्ट्र में सपा को 12 सीट देने से अन्य दल नाराज हो सकते थे। वहां पहले से सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में टेंशन चल रही थी। फिर तय हुआ कि महाराष्ट्र में सपा 2 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी थी, जिससे यूपी कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी दिख रही थी।
फिर तय हुआ कि यूपी में सभी 9 सीटों पर सपा लड़ेगी। कांग्रेस चाहे तो अपना कैंडिडेट सपा के सिंबल पर लड़वा दे। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस सपोर्ट करेगी। यानी महाराष्ट्र में कांग्रेस अखिलेश को 12 सीटें नहीं देना चाहती थी, इसलिए यूपी में अखिलेश के सामने सरेंडर कर दिया। अखिलेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कैंडिडेट चाहें तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ सकते हैं, लेकिन यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने साफ कर दिया कि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट चुनाव ही नहीं लड़ेगा। इतनी बेइज्जती हुई यही कम है कि अब कांग्रेस का कैंडिडेट सपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा। सुनिए अविनाश पांडे को, फिर आगे की बात बताता हूं। बहुत स्पष्ट मैं कर दूं, ना ही कोई कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और ना ही सपा के चिन्ह पर लड़ेगा। समाजवादी पार्टी का ही उम्मीदवार होगा और समाजवादी पार्टी का ही चिन्ह होगा। अखिलेश ने यूपी में कुछ ऐसा खेला किया जिसमें फंसकर कांग्रेस ने सभी 9 सीटें अखिलेश को दी, क्योंकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने 2 ही सीटों का विकल्प छोड़ा, गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट। बाकी सब पर अखिलेश ने बिना कांग्रेस से पूछे ही कैंडिडेट उतार दिए थे। गाजियाबाद और खैर सीटें बीजेपी का गढ़ हैं, बीजेपी का लंबे समय से यहां कब्जा है। दोनों ही सीटें कांग्रेस नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी टफ सीटें हैं। गाजियाबाद से कांग्रेस आखिरी बार 2002 में जीती थी। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार ही यहां से जीत पाई है। 2017 से गाजियाबाद सीट पर बीजेपी जीत रही। इसी तरह से खैर सीट पर आखिरी बार कांग्रेस 1980 में जीती थी। समाजवादी पार्टी का तो यहां खाता तक नहीं खुल पाया है। बीजेपी खैर सीट पर 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। 2017 से खैर विधानसभा सीट बीजेपी के पास है। सोचिए, कांग्रेस की बेइज्जती तो ये लोग किए ही, सीट भी दिए ऐसा कि कांग्रेस को मुंह छुपाना पड़ रहा। अब जब अखिलेश ने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा तो कांग्रेस अपनी फेस सेविंग में जुट गई। कहने लगी कि बीजेपी को रोकने के लिए किए हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन किए हैं क्योंकि हम अलायंस हैं। नहीं बॉस, कोई अलायंस का हाल नहीं है। ऐसा कांग्रेस ने इसलिए किया क्योंकि पहली बात, कांग्रेस को जो 2 सीटें मिल रही थी उसमें उसके जीतने का कोई चांस नहीं था, इसलिए उसने खुद ही मैदान छोड़ देना सही समझा कि फिर हारेंगे, फिर राहुल गांधी पे सवाल उठेंगे कि छोड़ो, लड़बे मत करो। दूसरी बात, अगर कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ जाती और हार जाती, उधर अखिलेश कुछ सीटें जीत लेते तो कांग्रेस की और बेइज्जती हो जाती कि यूपी में तो इनका हाल ही बुरा है। लोकसभा में राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो अखिलेश यादव के कंधे पे बैठे थे तब जीते थे, और कंफर्म हो जाता। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते, धीरे से कट लेते। तीसरी बात, कांग्रेस यूपी उपचुनाव से हटकर यह मैसेज देना चाहती है कि वो क्षेत्रीय दलों को महत्व देती है। यही काम उसने महाराष्ट्र में भी किया जहां कम सीटों पर राजी हो गई। चौथी बात, कांग्रेस को यह अंदाजा हो गया कि हरियाणा हारने के बाद अब राहुल गांधी के नाम पर हवाबाजी काम नहीं आएगी। पांचवी बात, कांग्रेस को पता है कि अगर समझौते नहीं किए और अकड़ दिखाते रहे तो महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव भी हाथ से जाएगा। छठी बात, कांग्रेस को एहसास हो चुका है कि अगर हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव भी हार गए तो राहुल गांधी के इंडी गठबंधन का नेता होने पर और गंभीर सवाल उठने लगेंगे। अभी तो राहुल गांधी मीडिया के सामने आ नहीं रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र भी हारे, यूपी उपचुनाव भी हार गए, झारखंड भी हार गए, उसके बाद उस गुब्बारे का क्या होगा जो इकोसिस्टम ने पंप कर रखा था कि सर यू आर ग्रेट। इसलिए काम करते हैं, कम पे लड़ो, मिलजुल के जीत जाएंगे, फिर कहेंगे कि राहुल जी की वजह से जीते हैं। अलग अलग राज्यों में रीजनल पार्टी के सामने कांग्रेस इसलिए भी सरेंडर मोड में है क्योंकि वो जानती है वो कितने पानी में। जहां जहां भी कांग्रेस को सीटों का फायदा हुआ है उसमें रीजनल पार्टीज की भूमिका रही। जहां भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला हुआ वहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा लोकसभा चुनाव। जैसे आप यूपी लोकसभा चुनाव का हाल देखिए। यूपी में जब कांग्रेस 2019 में अकेले लड़ी तो 1 सीट जीत पाई। 2024 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, 6 जीत गई। इसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखिए। वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट थी, लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से हटा नहीं पाई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ। जम्मू रीजन में बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट हुई तो जम्मू में कांग्रेस 30 सीटों पर लड़कर 1 सीट जीत पाई। इनका हर जगह यही हाल है और इनको समझ में आ गया है कि बॉस अगर ये चुनाव भी हार गए तो राहुल गांधी का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा इंडिया अलायंस में। इतना इनके अंदर नरेंद्र मोदी का खौफ बैठ गया है कि कहीं मोदी हरा दिए तो किस मुंह से राहुल गांधी को इंडी गठबंधन का नेता बताएंगे। तो एक काम करो सर, आप भी ले लो, लेकिन मिल के हमको कंधे पे उठा लो वाला हाल है। यानी अगर देखें तो अखिलेश यादव ने बड़ी सोच समझ के साथ यूपी उपचुनाव में कांग्रेस का पत्ता काट दिया। सभी 9 सीटों पर लड़ने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने बाकी की सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए।
गाजियाबाद से सिंह राज जाटव को टिकट दिया है। अलीगढ़ की खैर सीट से डॉक्टर चारू कैन लड़ेंगी। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से मोहम्मद रिजवान लड़ेंगे। इससे पहले 7 सीटों पर अखिलेश यादव ने पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। यानी जैसे अखिलेश ने पहले से ही इन सीटों पर कैंडिडेट तय कर रखे थे और कांग्रेस के सरेंडर करने के फौरन बाद नाम निकाले और रख दिए कि लो यही तो है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चल रहे खेल के बीच बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी यूपी उपचुनाव के लिए। बीजेपी ने कई राउंड की स्क्रीनिंग और मंथन के बाद यूपी उपचुनाव के लिए लिस्ट जारी की। यूपी बीजेपी ने हर सीट पर 3-3 नामों की लिस्ट हाईकमान को भेजी थी। उस लिस्ट पर दिल्ली में चर्चा हुई और अब फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई। इस फाइनल लिस्ट में करहल से अनुजेश यादव, जो अखिलेश यादव के बहनोई लगते हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। कटेहरी से धर्मराज निषाद को टिकट दिया गया है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर कैंडिडेट होंगे। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट मिला है। मंझुआ से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया गया है। सीसामऊ से सुरेश अवस्थी, मीरापुर सीट आरएलडी को दे दी गई है। उपचुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां काफी पहले से शुरू हो चुकी है। बीजेपी के लिए संघ ने भी काम शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले ही सीएम योगी ने संघ प्रमुख से मुलाकात की थी। यूपी के लिए संघ की रणनीति क्या है वो आपको आगे बताऊंगा। यूपी उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की भी धूम दिख रही है। कुछ दिन पहले मुंबई में सीएम योगी के पोस्टर लगे थे जिसमें एकजुटता की बात थी। अब सीएम योगी के ऐसे ही पोस्टर दिल्ली से सटे दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर लगा दिए गए, जिसमें लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। देखिए वो ये कैसे पोस्टर लग गए हैं नोएडा बॉर्डर पर भी। एक बार रिपोर्ट देखिए वहां से। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का संदेश जो है वो देश भर में अलग अलग मायनों के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ दिनों पहले ये पोस्टर हमने मुंबई के अंदर भी देखे हैं और फिलहाल ताजा तस्वीरें ऐसे पोस्टरों की दिल्ली नोएडा डीएनडी हाईवे से नजर आ रही है। आपको मैं साफ तौर पर तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। साफ तौर पर यह मैसेज आपने देखा। इधर यूपी में बीजेपी अपना गेम सेट कर रही है। उधर महाराष्ट्र में भी एनडीए के बीच जो फंसी हुई सीटें थी उस पर सहमति बन गई है। जल्दी ही बची हुई सीटों का ऐलान हो जाएगा। फंसी हुई सीटों पर सहमति बनाने के लिए खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाला। दिल्ली में अमित शाह के घर पर बैठक हुई। बैठक में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में अमित शाह ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से कहा है कि महायुति में कोई दल बागी खड़ा नहीं करेगा। अमित शाह ने कहा कि ध्यान रखिए, कोई बागी खड़ा नहीं होना चाहिए, तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की स्थिति अभी यह है कि 182 सीटों पर फॉर्मूला तय हो गया है और उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। बाकी बची 106 सीटों का ऐलान जल्द होगा। बीजेपी 99 सीटों पर उम्मीदवार ऑलरेडी घोषित कर चुकी है। एकनाथ शिंदे की पार्टी 45 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अजीत पवार की पार्टी 38 सीटों पर ऐलान कर चुकी है अपने कैंडिडेट्स का। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिंदे गुट को 78 और अजीत पवार को 54 सीटें मिलने की उम्मीद है। यानी इन्होंने कह दिया कि 85 हमको मिल चुकी है, 15 जो बची है वो भी हमको दे दो। यूपी और महाराष्ट्र में कांग्रेस जो झेल रही है उससे न सिर्फ राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस टूटा है बल्कि राज्य कांग्रेस के नेताओं का भी मनोबल हिल गया। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस पिछली बार 115 सीट पर लड़ी, इस बार 85 सीट पर कॉम्प्रोमाइज कर रही। वहां के नेताओं के सीने पर तो छुरियां चल रही होंगी और शरद पवार की एनसीपी इस लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदे में। उनकी पार्टी टूट गई, सिर्फ 13 विधायक बचे और लड़ने के लिए मिल रहा है 85 सीट। सोचिए क्या हालत हो गई है आज कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस की यह हालत इसलिए हुई क्योंकि नरेंद्र मोदी का खौफ तो है ही, लेकिन आरएसएस और बीजेपी का जो गठबंधन है उसका भी खौफ कांग्रेस के अंदर बैठ गया। और इसलिए पाठशाला में अब अगली क्लास में आपको बताता हूं आरएसएस की जमीन, बीजेपी का मकान, महाराष्ट्र जीतने का कंप्लीट प्लान कैसे तैयार हो चुका है। मोदी योगी संघ कांग्रेस का हरियाणा वाला हाल महाराष्ट्र में भी होना तय है क्या, अब इसका चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव में विपक्ष लोकसभा चुनाव जैसा खेल करना चाहता है, लेकिन बीजेपी ने आरएसएस से फीडबैक लेकर पूरा खेल ही पलट दिया है। महाराष्ट्र में आरएसएस ठीक उसी तरह एक्टिव है जैसे हरियाणा में ग्राउंड पर काम कर रहा है। पीएम मोदी, सीएम योगी और संघ की तिकड़ी से महाराष्ट्र में कांग्रेस का हाल हरियाणा जैसा होना तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो आरएसएस यहां पहले से ही एक्टिव था, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए ग्राउंड लेवल पर
तब से काम शुरू हो गया जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा। तभी से आरएसएस ने ऐसे काम किए जिसने बीजेपी से दूर गए वोटर्स को जोड़ने का काम किया। आरएसएस ने खास तौर पर ऐसे इलाकों पर फोकस किया जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर थी। वहीं बीजेपी ने भी ग्राउंड लेवल पर जबरदस्त काम किया। पार्टी ने मराठा और ओबीसी वोटर्स तक अपनी पहुंच बनाई। इसके साथ ही ऐसी ऐसी स्कीम्स लॉन्च कर दी जिसने नए वोटर्स को भी जोड़ने का काम किया। बीजेपी ने महाराष्ट्र की लोकल पार्टियों को अपने साथ जोड़ने पर भी खास ध्यान दिया। बीजेपी ने वंचित बहुजन अघाड़ी, प्रहार जनशक्ति, बहुजन विकास पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और स्वामीजी शेतकरी पार्टी को भी अपने साथ जोड़ लिया। इसके साथ ही आरक्षण के मुद्दे पर मराठा और ओबीसी में टकराव के बीच बीजेपी ने हरियाणा के जाट ओबीसी फॉर्मूले के तर्ज पर सीटों का बंटवारा किया और दोनों समुदायों के वोटरों को साधने की कोशिश की। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर एनसीबीसी ने 15 जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने की सिफारिश की। इन सभी 15 जातियों की आबादी करीब 10 लाख है। महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने का अध्यादेश भी लेकर आई, जिसे अगले सत्र में पेश किया जाएगा। यानी चुनावों से ठीक पहले महायुति सरकार ने अलग अलग वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा कर दी, जिसमें लड़की बहन योजना सबसे अहम है। इस योजना के तहत करीब 2.5 करोड़ महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक भत्ता देने की शुरुआत की गई। महाराष्ट्र बालक भाऊ योजना के तहत 10 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत व्यवहारिक नौकरी का अनुभव दिया जाएगा, जबकि 5वीं से 7वीं क्लास में पढ़ने वाली विशेष पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप की योजना शुरू की गई। इतना ही नहीं, शिंदे सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए मुंबई के 5 टोल नाकों पर टैक्स की छूट दे दी। संघ के सहयोग से ही बीजेपी ने हरियाणा में हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया था। आरएसएस ने हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ जो भी माहौल था उसे शांत करने में जमीन पर बड़ी भूमिका निभाई थी। अब महाराष्ट्र में भी आरएसएस एक्टिव हो गया है। संघ किस तरह से महाराष्ट्र में काम कर रहा है वो भी आपको बताता हूं। संघ ने 60,000 से ज्यादा छोटी बैठकें करने का फैसला किया है। ये बैठकें सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित हो रही हैं। राज्य के लोगों तक बात पहुंचाने के लिए टोलियां बना दी गई हैं। हर टोली 5 से 10 लोगों के ग्रुप के साथ बैठक कर रही है। समाज के हर वर्ग के साथ बैठक में बात हो रही है। ओबीसी, एससी, एसटी समाज में माइक्रो मैनेजमेंट शुरू हो गया है और ओबीसी के 353 उपजातियों के लिए कार्यक्रम चल रहा है। शेड्यूल कास्ट की 59 और एसटी की 25 उपजातियों के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। 29 घुमंतू जातियों के लिए भी अलग से कार्यक्रम चल रहा है और बैठकों में सीधे तौर पर बीजेपी के समर्थन की बात नहीं करते। देश हित, हिंदुत्व, सुशासन और विकास के मुद्दों पर बात होती है। ग्राउंड पर इतने माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट संघ की खासियत है और इसका असर हरियाणा में ऑलरेडी पब्लिक देख चुकी है। अब महाराष्ट्र में भी संघ के उतरने का असर दिख रहा है। संघ अपनी तरफ से तो काम कर ही रहा है भाई, वो ग्राउंड पे काम करता है, जो फीलिंग है लोगों की सुनता है, उसके बाद बीजेपी को बताता है कि देखो भैया ये नीचे गड़बड़ चल रहा है, इसको ठीक करो। और बीजेपी की सरकार जो वहां पर है वो उसके हिसाब से योजनाएं लाती है। पब्लिक का गुस्सा शांत, फिर आता है वोट, फिर बनती है सरकार, फिर बोला जाता है ईवीएम हैक हो गया। संघ अपनी तरफ से तो काम कर रहा है, साथ ही बीजेपी को कुछ नसीहतें भी दी। सूत्रों के मुताबिक संघ ने बीजेपी को सलाह दी है कि बीजेपी नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाए। मुंबई और विदर्भ इलाके में बीजेपी अंतर्कलह को रोके, चुनाव के दौरान भीतरघात न हो इसका ध्यान रखे। संघ की सलाह पर बीजेपी ने काम भी शुरू कर दिया। बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को पूरी अहमियत दे रहे हैं। यही बीजेपी की ताकत भी है कि वो अपनी गलतियों से सीखती है। लोकसभा चुनाव में जो भी हुआ उससे बीजेपी ने सबक लिया और उसका नतीजा पहले हरियाणा में दिखा और अब महाराष्ट्र के लिए भी बीजेपी ने कमर कस ली है। महाराष्ट्र में सीएम योगी की भी जबरदस्त चर्चा हो रही है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के पोस्टर मुंबई में लग गए थे। मोदी, सीएम योगी और संघ के फुल एक्टिव होने से इंडी गठबंधन की राह मुश्किल दिख रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी को जब से लोकसभा चुनाव में झटका मिला तब से उसने खूब होमवर्क किया और जो वर्ग उससे छिटक रहे थे उन सभी तक अपनी पहुंच बनाई। जैसे आप देखिए, बीजेपी ने महाराष्ट्र में महार जाति के वोट बैंक के लिए खास प्लानिंग की। महार जाति दलित वर्ग में आती है और दलित आबादी का लगभग 50% है। महाराष्ट्र में महार जाति का वोट कुल आबादी का 5.57% है। ज्यादातर महार जाति के लोग बौद्ध धर्म के हैं। यही वजह है कि इस वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने बौद्ध नेता किरण रिजिजू को जिम्मेदारी दी। पिछले महीने ही उन्होंने महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में 4 दिन का दौरा भी किया था। इस दौरे के दौरान वो महार बाहुल्य इलाकों में गए और बौद्ध मंदिरों में दर्शन किए।
बीजेपी ने इसी के साथ देश भर के दूसरे दलित नेताओं की दलित बाहुल्य इलाकों में मीटिंग भी फिक्स की है। अगर बीजेपी अपने इस प्लान में कामयाब हो जाती है तो महाविकास अघाड़ी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि महाविकास अघाड़ी दलित वोट बैंक के दम पर ही अच्छी खासी सीटें लोकसभा चुनाव में जीत पाई थी। यानी संघ, बीजेपी और आरएसएस मिलकर अब महाराष्ट्र में सियासी तूफान लाने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब तूफान की बात हो ही रही है तो पाठशाला में अगली क्लास, वो तूफान जो 15 लाख लोगों की जान का आफत बन गया है। आज की रात दाना तूफान क्या कहर ढाने वाला है, जरा देखिए रिपोर्ट। देश के कई राज्यों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज की रात इन राज्यों पर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब से कुछ ही घंटे के बाद या कल सुबह तक ओडिशा और बंगाल समेत 7 राज्यों पर अंडमान सागर में उठा तूफान आफत बनकर टूटने वाला है। इस आफत का नाम है दाना और इसका मकसद है तबाही मचाना, जिसका सबसे ज्यादा खतरा ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कोस्टल इलाकों पर मंडरा रहा है। दाना तूफान से लैंडफॉल से पहले ही ऐसी दहशत फैला दी है इसने कि ओडिशा और बंगाल के 2 एयरपोर्ट को 16 घंटों के लिए बंद करना पड़ा है। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर कल सुबह 9 बजे तक 300 फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी। इसके अलावा कुल 552 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ओडिशा और बंगाल में 5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने का प्लान है। दोनों राज्यों में 10,000 से ज्यादा शेल्टर होम बनाए गए। इसके साथ ही दोनों राज्यों में सभी स्कूल और कॉलेजेस में कल छुट्टी घोषित कर दी गई। आज पाठशाला में इस खतरनाक तूफान का कंप्लीट चैप्टर खोलकर इसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा कि क्या है यह दाना तूफान। लेकिन सबसे पहले देखिए तूफान ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में कैसे असर दिखाना शुरू कर दिया है। वहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से तेज हवाएं चलने लगी हैं। हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दाना तूफान के लैंडफॉल के बाद हवाओं की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच सकती है। एक बार ये फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाइए, आवाज सुनाइए। हवा की रफ्तार देख रहे हैं, उसकी आवाज सुन रहे हैं। हालांकि तूफान के ओडिशा के समुद्र तट पर टकराने से पहले हवाओं की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। ये तस्वीरें केंद्रपाड़ा के तटीय इलाके की हैं, जहां नावों को तूफान से बचाने के लिए समुद्र के किनारे बांध दिया गया। लेकिन तूफान के आने से पहले ही समुद्र में इतनी ऊंची लहरें उठ रही हैं कि कई नावों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक दाना तूफान सबसे पहले ओडिशा में धामरा पोर्ट के पास समुद्र तट के पास टकराएगा। ग्राउंड जीरो पर तूफान से निपटने की तैयारियों पर हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे की बात बताते हैं। दाना तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी अलर्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी है ओडिशा के धामरा पोर्ट पर और माना यह जा रहा है कि यहीं पर थोड़ी दूरी पर यह पूरा तूफान दाना लैंडफॉल करेगा। और अगर मैं आपको हवा की स्पीड सबसे पहले अपने विंड मीटर पर दिखाता हूं तो करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इस वक्त चल रही हैं, जो आप विंड मीटर पर आप देख पा रहे हैं। अलर्ट है, लोगों से ये अपील की गई है कि समुद्र के किनारे लोग ना रहे, मछुआरों को समुद्र से दूर जाने की सलाह दी गई है। एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है, भारतीय वायुसेना तैयार है और कई सारे शेल्टर बनाए गए हैं ताकि वहां पर लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा सके अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो। समुद्र के किनारे सबसे पहले मैं आपको समुद्र के किनारे की तस्वीर दिखाता हूं। समुद्र में हालांकि अभी हलचल उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और जब ये लैंडफॉल होगा, जब ये तूफान टकराएगा तो मुमकिन है कि 80 से 100 किलोमीटर के आसपास तूफान की रफ्तार रहेगी। तूफान दाना जिस धामरा पोर्ट से टकराने वाला है, उसी पोर्ट के पास बसे गांव में भी हमारी टीम पहुंची। तूफान को लेकर लोग किस खौफ में, उस पर धामरा गांव से एक रिपोर्ट देगी। चक्रवात तूफान दाना को लेकर अभी से बारिश शुरू हो चुकी है और जो हवा चल रही है अभी तेज रफ्तार बढ़ती जा रही है। और ये आपको तस्वीर हम दिखाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं जो बैतरणी नदी है और दूसरी तरफ एक जंगल आपको नजर आएगा। इस दोनों के अंदर जो बीच में जो लैंडफॉल करने वाले हैं चक्रवात तूफान, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं अभी मौजूद हूँ बंदरगाह के अंदर जो
धामरा बंदरगाह है उस पर हम मौजूद हैं। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर आपको। ये तस्वीर देखिए, जो मछुआरे हैं वो उसको नाव को जो बंदरगाह के तट पर लगा रहे हैं। दाना तूफान की दस्तक से ओडिशा समेत कई राज्यों में लोग दहशत में। समंदर में हलचल शुरू हो चुकी है, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। वहीं विनाशकारी तूफान से बचने के लिए प्रार्थना का दौर भी शुरू हो गया है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने खूबसूरत सैंड आर्ट के जरिए पुरी के समुद्र तट पर दाना से लोगों को बचाने के लिए दुआ की है और लोगों से न डरने की अपील की है। हालांकि भारत में समुद्र के किनारे बसे इलाकों के लिए ऐसे तूफानों का खतरा नया नहीं है। भारत के समुद्र तट की लंबाई 7500 किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें से 76% इलाके में हमेशा तूफान का खतरा बना ही रहता है और एक दौर था जब तूफान ऐसे इलाकों में कहर बनकर टूटते थे, कई लोगों को जान गंवानी पड़ती थी। लेकिन हाल के सालों में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब तूफानों से उतना नुकसान नहीं होता जितने नुकसान की आशंका जताई जाती है। इसकी वजह है तूफान से निपटने की तैयारियां। जैसे दाना तूफान के मामले में ही देख लीजिए, 19 अक्टूबर को जब अंडमान सागर में यह तूफान उठा तो उसी दिन भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इस तूफान का पूरा रूट बता दिया, जिसके लिए एक एनिमेटेड वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो के जरिए सटीक जानकारी दे दी गई कि अंडमान सागर से उठा यह तूफान 24 अक्टूबर तक ओडिशा और बंगाल के समुद्र तट से टकराएगा। सटीक जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू एजेंसियां अलर्ट पर आ गई। एयरफोर्स के प्लेन्स की मदद से ओडिशा और बंगाल में तूफान के खतरे वाले इलाकों में एनडीआरएफ की टीम्स को भेज दिया गया। एयरफोर्स के IL-76 और AN-32 प्लेन में एनडीआरएफ के 150 से ज्यादा जवानों को रेस्क्यू के लिए जरूरी सामान के साथ ओडिशा और बंगाल समेत दूसरे राज्यों में पहुंचा दिया गया। दाना तूफान से निपटने की तैयारियों पर एनडीआरएफ के डीआईजी को भी एक बार सुनिए। आज ये सवेरे सीरियस साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हुआ है और शाम में, रात में और अर्ली सवेरे के बीच में ये लैंडफॉल होने की संभावना है। इसको देखते हुए जो उड़ीसा में है हमारी 20 टीमें तैनात हैं और वेस्ट बंगाल में हमारी 17 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा लैंडफॉल का जो इफेक्ट होता है दूसरे स्टेट्स में, इंटीरियर एरियाज में, उसको देखते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी टीमों की तैनाती की जा रही है। यानी एक तरफ एनडीआरएफ की टीम दाना तूफान के आने से पहले ही अलर्ट हो गई, वहीं दूसरी तरफ इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम भी तूफान के ओडिशा और बंगाल के समुद्री तट पर पहुंचने से पहले लगातार लोगों को अलर्ट करने में जुटी रही। प्लेन और बोट्स की मदद से कोस्ट गार्ड की टीम ने समुद्र में मौजूद लोगों को जल्द से जल्द नजदीक के पोर्ट पर पहुंचने की चेतावनी दी। आप देखिए कैसे लोगों को बचाने के लिए उन्हें कहा जा रहा है कि जल्दी लौट आओ, तूफान आने वाला है। चले जाएं। सावधान सावधान सावधान। ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। मच्छी बोट कोस्ट गार्ड থেকে বলছি আজকে রাতে ঘূর্ণিঝড় ওয়ার্নিং আছে, তোমরা নিজেদের প্রোটেক্ট করে চলে যাও। केंद्रीय एजेंसी से दाना तूफान के खतरे की सटीक जानकारी मिलने के बाद राज्य सरकारें और उसकी एजेंसियां भी एक्टिव हो गई। ओडिशा और बंगाल में तूफान प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया। बीमार और बुजुर्ग लोगों को पुलिस और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग गोद में उठाकर स्ट्रेचर की मदद से शेल्टर होम की तरफ ले जाते दिखे। इसके अलावा गाड़ियों की मदद से भी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी तूफान से निपटने की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। ओडिशा के सीएम को भी एक बार सुनिए, फिर आपको बंगाल में यह तूफान क्या बवाल मचाने वाला है वो दिखाता हूं। साइक्लोन दाना आज रात ओडिशा में लैंडफॉल कर सकता है। साइक्लोन मुकाबला के लिए राज्य सरकार संपूर्ण रूप से तैयार है, इसलिए हमारा हर लेवल पे तैयारी चल रहा है। ओडिशा ही नहीं, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी दाना तूफान ने लोगों की दहशत बढ़ा दी। ये तस्वीरें बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की हैं, जहां दिन से ही तूफान का असर दिखने लगा। वहां तूफान की वजह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आईं और दोपहर के बाद से ही तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया। ग्राउंड जीरो से दाना तूफान की दहशत पर एक और रिपोर्ट दी।
आपको दीघा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह से बिल्कुल विपरीत ये तस्वीरें हैं। जो शांत समुंदर था, आप देखिए फिलहाल देखकर ऐसा लग रहा हो कि समुंदर उफान पर है। आप देखिए कितनी ऊंची ऊंची लहरें जो है उठ रही है और इस पूरे समुंदर के इर्द गिर्द जो है लोगों को इवैक्यूएट कराया गया है। हमारे बैकग्राउंड में हम अभी भी सुन पा रहे हैं कि पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट्स की जा रही है कि जो लोग इस तट के बिल्कुल आसपास रहते हैं वो जल्द से जल्द अपना जरूरी सामान लेकर साइक्लोन शेल्टर में चले जाए। और इस पूरे इलाके में देखिए किस तरह से काले घने बादल छाए हैं। लगातार हम ये देख रहे हैं कि हवाएं तेज हो रही है और साथ ही बारिश भी जो है अब वो बढ़ रही है। और आपको बताएं कि जिस तरह से लैंडफॉल जब होगा तब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चलेगी। ओडिशा और बंगाल ही नहीं, देश के 7 राज्यों में दाना तूफान को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। इन राज्यों में दाना तूफान का खतरा कितना बड़ा है और वहां तूफान से निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, जरा उसके बारे में सुनिए। ओडिशा में 14 तटीय जिलों पर दाना तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इन जिलों में एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि ओडिशा डिजास्टर रैपिड फोर्स की 51 टीमें और फायर ब्रिगेड की 178 टीमें मुस्तैद हैं। लोगों के लिए 6000 शेल्टर होम बनाए गए। उधर बंगाल में 8 तटीय जिलों पर तूफान का खतरा है, जिससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात हैं और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की 85। आंध्र प्रदेश में रायलसीमा इलाके के 8 जिलों पर दाना तूफान का खतरा है। इन जिलों में एनडीआरएफ की 9 टीमें लगा दी गई। झारखंड के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ की 9 टीमें यहां भी तैनात हैं। उधर छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। एनडीआरएफ की 1 टीम यहां लगाई गई। बिहार के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट है, जिससे निपटने के लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें एक्टिव हो चुकी हैं। और तमिलनाडु के कई इलाकों में दाना तूफान की वजह से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। यानी आप देख रहे हैं कितने सारे राज्यों में इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। अब यह भी जान लीजिए कि जिस दाना तूफान की वजह से 7 राज्यों के लोग दहशत में हैं, उसका यह नाम दाना पड़ा कैसे और इसका मतलब क्या है। दरअसल इंटरनेशनल लेवल पर तूफानों का नाम रखने के लिए सिस्टम बना हुआ है। साल 1972 में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों को नाम देने के लिए पीटीसी यानी पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का गठन किया गया, जिसके 13 सदस्य हैं। साल 2000 में हुई इस पैनल की बैठक में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले तूफानों के नाम के लिए नियमों पर सहमति बनी। साल 2004 से इस पैनल के इस इलाके के तूफानों को नाम देना शुरू किया, जिसके लिए हर सदस्य देश पहले ही तूफानों के नाम पर अपना सुझाव भेज देता है और फिर सदस्य देशों के नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक तूफान का नाम फाइनल होता है। इस बार तूफान का नामकरण करने की बारी सऊदी अरब की थी, इसलिए सऊदी अरब के सुझाव पर इस तूफान को दाना नाम दिया गया, जो अरबी भाषा से लिया गया है और इसका मतलब होता है उदारता। अब यह तूफान कितनी उदारता दिखाएगा यह तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल आज की रात इन 7 राज्यों पर भारी पड़ सकती है, खासकर ओडिशा और बंगाल पर।